हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फ़हीम और आप देख रहे हैं अनयूजुअल इनसाइट्स। साल था 1925। आइंस्टाइन अपनी यंग स्टूडेंट सिस्टर सलमा के साथ वॉक कर रहे थे। उन्होंने बातों बातों में अपनी स्टूडेंट को कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि खुदा ने इस दुनिया को कैसे बनाया। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं कि खुदा कैसे पैदा हुआ, बल्कि मुझे उनके ख्यालात में दिलचस्पी है। बाकी क्या हुआ वो बस डिटेल्स हैं। कई लोग आइंस्टाइन के इस नोट को उनकी एक उलझन मानते हैं, क्योंकि साल 1915 में फिजिक्स वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद आइंस्टाइन यूनिवर्स के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सके, जैसा कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स और बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसलिए अब आइंस्टाइन एक ऐसी थ्योरी की तलाश में थे जो यूनिवर्स से जुड़े हर सवाल का जवाब दे सके, एक ऐसी क्वेश्चन जो पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकती थी। इस थ्योरी का नाम रखा गया द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसी थ्योरी जिसके पास यूनिवर्सल सवाल का जवाब था, जैसा कि ब्लैक होल में क्या होता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा यूनिवर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस से घिरा हुआ है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इनमें सबसे पहली थ्योरी है जनरल रिलेटिविटी, जिसे 1915 में आइंस्टाइन ने दिया था। इस थ्योरी का मेन फोकस ग्रेविटी है, जिससे हमें यूनिवर्स के लार्ज स्केल बॉडीज जैसे कि प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी के एवोल्यूशन और फॉर्मेशन को समझने में मदद मिलती है। और ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है। लेकिन जब 19वीं सदी के आखिरी में लोगों को सामना सब एटॉमिक पार्टिकल से हुआ, तो उन्होंने देखा कि क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते। यहाँ तक कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ पर फेल हो जाती है, जिसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर रिसर्च करते करते एक नई फिजिक्स की ब्रांच ओपन हुई, जिसे आज हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए रूल्स बनाए गए, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब इन तीन फोर्सेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, जो एटम और मॉलिक्यूल्स को उनके चार्ज के मुताबिक एक साथ होल्ड करके रखती है। दूसरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परफॉर्म करती है। तीसरी है न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियोएक्टिव डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन तीनों फोर्सेस को एक्सप्लेन करने वाले क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स में पाए जाने वाले हर एटॉमिक पार्टिकल का अपना एक फील्ड होता है, जो पूरे यूनिवर्स में फैला होता है, और ये फील्ड उनकी एनर्जी लेवल के मुताबिक एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अगर हम किसी हाइड्रोजन एटम को इस फील्ड में इमेजिन करें, जैसा कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन में 3 क्वार्क होते हैं। अगर हम इन्हीं क्वांटम फील्ड में देखें तो अब क्वार्क फील्ड में 2 एनर्जी पैबिक देखने को मिलेंगे, जबकि डाउन क्वार्क में एक एनर्जी पैबिक देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट की वजह से ही प्रोटॉन पार्टिकल का परफॉर्म हुआ है। ये थ्योरी बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें हमें बताया जाता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम फील्ड का हिस्सा है, अब चाहे वो मेरे जिस्म में मौजूद हो या आपके जिस्म में या फिर किसी स्टार में। इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि ये ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हमारे पास कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक कर सके। इसलिए जब यूनिवर्स में स्टार्स, प्लैनेट्स की बात आती है, तो इसके लिए हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला ये है कि यूनिवर्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ये दोनों ही थ्योरीज नहीं दे सकती, जैसा कि ब्लैक होल, जैसा कि बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था। इस तरह के क्वेश्चन पर क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दोनों ही कोलैप्स हो जाती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें एक ऐसी थ्योरी की जरूरत होगी जो यूनिवर्स के तमाम फंडामेंटल फोर्स को कंबाइन कर सके, यानी ऐसी थ्योरी जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी शामिल हो और तीनों न्यूक्लियर फोर्स भी। और यही होगी हमारी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसकी वजह से हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लार्ज स्केल तक के सवालात का एक ही इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। इसकी मदद से ब्लैक होल के अंदर क्या है ये भी हम जान सकेंगे, और बिग बैंग के दौरान क्या हुआ था ये भी जान सकेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पास ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है या नहीं। इसका जवाब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक थ्योरी ऐसी है जो थ्योरी ऑफ द एवरीथिंग कैंडिडेट बन के खड़ी है, लेकिन इसमें काफ़ी कमियां हैं जिसे नज़रअंदाज करना भी मुश्किल है। इस थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसकी प्रेडिक्शन कहती है कि बिग बैंग के शुरू के वक्त में 10⁻⁻43 तक यूनिवर्स के चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक साथ कंबाइन थी। इस थ्योरी की सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स कोई भी पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग्स और लूप्स ऑफ एनर्जी है, और इन स्ट्रिंग्स के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने से ही डिफरेंट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रिंग थ्योरी की बात जो सबको ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो ये है कि इस थ्योरी का काम करने के लिए 11 डायमेंशंस की जरूरत महसूस हुई। इस थ्योरी का कहना है कि हमारे 4 डायमेंशन यूनिवर्स में 7 और डायमेंशन छुपी हुई हैं। यह डायमेंशंस काफी छोटी हैं, इसलिए इन्हें करंट टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट करना या देखना इंसानों के लिए भी इम्पॉसिबल है। ये थ्योरी एक यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देती है, और वो ये है कि ग्रेविटी दूसरी
फंडामेंटल फोर्सेस इतनी ज़्यादा वीक क्यों हैं, जिसमें स्ट्रिंग्स थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स में और भी डायमेंशंस मौजूद हैं जिसमें ग्रेविटी स्प्रेड होती है और इसकी वैल्यू 4 डायमेंशंस में कम कर देती है। अमेरिकन फिजिस्ट समीर रथोड़ और उनकी टीम ने जब स्ट्रिंग थ्योरी को ब्लैक होल सिंगुलैरिटी पर अप्लाई किया तब उनकी रिसर्च में सामने आया कि ब्लैक होल का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है और इसके सेंटर में बार शेड में इस ब्लैक होल का सारा मास लोकेटेड होता है, जहां ब्लैक होल के अंदर जाने वाले सभी इंजेक्ट के फंडामेंटल पार्टिकल्स के स्ट्रिंग्स इंटरेक्ट करती हैं, जिसे साइंटिस्ट ने फिज बॉल का नाम दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि स्ट्रिंग थ्योरी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इसके 11 डायमेंशंस को लेकर, जिसकी कलेक्शन के मुताबिक हमारा ये यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का हिस्सा है जहाँ 10⁻500 यूनिवर्स एक साथ मौजूद हैं, जिसमें से किसी में भी ग्रेविटी या न्यूक्लियर फोर्स मौजूद नहीं होंगे। ये समझना भी जरूरी है कि स्ट्रिंग थ्योरी अब भी डेवलप की जा रही है। इसकी कमियों के बारे में क्या किया जा रहा है, इसे अभी ऑफिशियली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का कैंडिडेट नहीं बनाया गया क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन करने वाली कोई और थ्योरी इसके अलावा नहीं है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को तलाश करना है इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक वजह यह है कि अभी तक हम जानते नहीं कि क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी किस तरह से काम करती है और ना ही हमें अभी तक ऐसा पार्टिकल मिला है जो ग्रेविटी क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल हो। अभी हमारे लिए ग्रेविटी ही सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को कंप्लीट करने में बहुत परेशानी पैदा करती है। दूसरी वजह यह है कि यूनिवर्स के क्वांटम पार्टिकल, हम जिन क्वांटम पार्टिकल्स के लिए थ्योरी बना रहे हैं वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है, क्योंकि यूनिवर्स का बाकी हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का है जिसे हम अभी तक देख नहीं सके। यही वजह है कि साइंटिस्ट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि हम इस यूनिवर्स से जुड़ी सब मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।